इस कहानी की शुरुआत जैक नाम के एक फॉरेस्ट रेंजर को दिखाने से होती है, जो कि हर रोज की तरह अपनी ड्यूटी पर निकला था। लेकिन वो नहीं जानता था कि आज उसके साथ कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि अगले ही पल उस पर तीरों से हमला होने लगता है। लेकिन यह कौन कर रहा था यह कुछ नहीं पता। लेकिन आखिर उस पर यह हमला कर कौन रहा है, इसी बात का पता लगाने के लिए वह अपनी जैकेट उतार कर आगे बढ़ने लगा। लेकिन काफी देर यहाँ बिताने पर भी उसे कुछ पता नहीं लग पाता कि यह कौन कर रहा है। उसे लगता है कि चलो जो कोई भी हो शायद यहाँ से चला गया होगा या कोई हंटर हो सकता है। अभी वह यह सब सोच ही रहा होता है कि इतने में ही एक एक तीर आकर उसके सीने को छू जाता है, जिससे वह दर्द के मारे वहीं जमीन पर गिर गया और उस तीर को निकालने की भी कोशिश करता है। लेकिन जो तीर होती है वह बीच से ही टूट जाती है, जिसका मतलब था कि उसे अपनी जान बचाने के लिए इस जंगल से निकलना होगा जल्द से जल्द, वरना उसे इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए वह जल्दी से भागता हुआ अपनी कार तक आता है। लेकिन बेचारी की किस्मत खराब थी, इसकी कार स्टार्ट ही नहीं होती। हालांकि वह सोचने लगता है कि मैंने तो सुबह ही टैंक फुल कराया था, क्या यह किसी इंसान का काम है जो मुझे मारना चाहता है। लेकिन उसके पास यह सारी बातें सोचने का वक्त नहीं था, तो इसीलिए जैक पैदल का रास्ता चुनता है। और इसी बीच उसकी नजर झाड़ियों में खड़ी एक कार पर पड़ी। इसे लगता है कि यह कार उस आदमी की भी हो सकती है जिसने मुझे मारने की कोशिश की। इसीलिए उस कार पर एक निशान बनाकर जल्दी से अपने घर आ गया। घर आकर वह अपने सीने से उसे तीर को निकालता है, जो कि दिखने में काफी पुराना लग रहा था, क्योंकि आज के वक्त में ऐसे तीर नहीं पाए जाते। हालांकि जैक पहले खुद भी एक शिकारी हुआ करता था, लेकिन उसकी बेटी एलिना को उसका यह काम बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए जैक ने अपना यह काम छोड़ दिया था। दरअसल एक दिन जब वो अपनी बेटी के साथ कहीं से वापस लौट रहा था, तो वह रास्ते में कुछ सामान लेने के लिए उतरा। लेकिन जब वह वापस कार में गया तो उसकी बेटी वहाँ पर नहीं थी। आज पूरे 5 साल बीत गए हैं और जैक अभी भी अपनी बेटी के मिसिंग पोस्टर लगाता है। अपने इस गम को बुझाने के लिए उसने शराब पीना शुरू कर दी, जो कि इतनी पीने लगा कि उसकी बीवी भी उसे छोड़कर चली गई। अब वो अकेला ही रहता है और अपनी बेटी की याद में फॉरेस्ट रेंजर बन गया है, ताकि जानवरों को बचा सके, जैसा कि उसकी बेटी चाहती थी। इसलिए इसने आधे से ज्यादा जंगल पर कैमरा लगा रखे हैं, जिससे यह घर बैठे ही पूरे जंगल की निगरानी भी करता है। वहीं हम इस टाउन की न्यू शेरीफ एलिजाबेथ को देखते हैं, जो कि पुलिस इंचार्ज कार्ल के पास आई थी। वो अपने भाई ब्रुक को छुड़ाने के लिए यहाँ आई थी, जिसे कि एक अबेंडेंट फैक्ट्री से 420 केस में पकड़ा गया था। अब एलिसा पुलिस में थी तो उसके भाई को छोड़ दिया जाता है, सिर्फ एक वार्निंग के साथ। इसके बाद वह अपने भाई से पूछती है कि क्या तुमने किसी को मारा है, जिस पर वो कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे तो फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों ने ही मारा है, क्योंकि वह जान गए थे कि मैं किसका भाई हूँ। तभी एलिजाबेथ को एक नदी किनारे मिली लाश के बारे में कॉल आती है, इसीलिए वह वहाँ चली गई। वहीं इस तरफ जैक की एक्स वाइफ आकर उससे कहती है कि तुम अपनी बेटी का फ्यूनरल कर दो, क्योंकि मैं दोबारा माँ बनने वाली हूँ और मैं नहीं चाहती कि किसी भी पास्ट की चीजों का मेरे बच्चे पर कोई असर पड़े। लेकिन जैक पेपर पर साइन करने से मना कर देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है। लेकिन जब जैक की बीवी ने उसे नशे में पाया तो वह उसे कहकर चली जाती है कि 2 हफ्ते बाद हमारी बेटी का फ्यूनरल है, अगर हो सके तो आ जाना। इसके बाद सीन पहुंचता है उसी क्राइम सीन पर, जहां पर कि यह सभी पुलिस वाले उस लड़की की बॉडी को काफी बारीकी से जांच कर रहे थे। लेकिन इन्हें कोई सबूत नहीं मिलता जिससे यह पता लगा सके कि उस लड़की की जान कैसे गई। लेकिन तभी एलिजाबेथ ने उस लड़की के गले पर निशान देखे, वो काफी पुराना लग रहा था, तो इन्हें लगता है कि शायद इससे किसी ने बदला लिया हो। इसीलिए आसपास के इलाके की छानबीन करने लगे। इन्हें यहाँ पर कुछ खून के निशान मिले, जिससे यह समझ गए कि यह काफी टाइम से लापता थी और इसने जिंदा रहने की कोशिश की होगी। लेकिन वो खुद को ज्यादा देर जिंदा नहीं रख पाई। तभी उसे एक पेड़ पर एक एरो दिखती है, इसलिए वह उसे फॉरेंसिक के लिए अपने पास रख लेती है। जब वह पुलिस स्टेशन आकर उसकी जांच करती है तो उसे उसके बीच में एक मार्क मिला और यह एरो वैसा ही लग रहा था जैसे जैक को लगा था। तो जरूर इन दोनों एरो में कोई कनेक्शन तो था। उस लड़की की पहचान के लिए हर तरफ न्यूज चला दी जाती है और जब जैक ने यह देखा तो उसे लगा कि कहीं यह मेरी बेटी तो नहीं है। इसलिए वह शरीफ से जाकर कहता है कि मुझे उसे लड़की को देखना है और जब यह उसे देखता है तो पता है
कि यह उसकी बेटी नहीं है। जैक के मन में अभी भी पूरा विश्वास है कि उसकी बेटी जिंदा है। खैर अब उसके जाने के बाद एलिजाबेथ वहाँ के डॉक्टर से पूछती है तो डॉक्टर जैक की सारी कहानी उसे बता देता है और उसके बारे में सुनने के बाद एलिजाबेथ को बहुत बुरा लगा। अगली सुबह काफी सोचने के बाद जैक उन पेपर्स पर साइन कर देता है, यानी कि अब उसकी बेटी का फ्यूनरल होगा। लेकिन तभी उसे एक वार्निंग अलार्म सुनाई दिया। जब वो कैमरा पर देखता है तो पाता है कि एक शिकारी है जो कि तेजी से भाग रहा है, किसी जानवर के लिए नहीं बल्कि एक लड़की के पीछे है। इसलिए वह 3 बॉक्सेस और एक बंदूक लेकर निकल गया। उसने ऐसा क्यों किया, आगे पता लगेगा। जैक उसी जगह पर पहुंच गया जहां पर इस पर हमला हुआ था, लेकिन आज ही अपनी पूरी तैयारी के साथ यहां आया था। वह हवा में पेंट का बॉक्स उछालता है और उसे शूट कर दिया, जिससे सारा पेंट जमीन पर गिर गया और इसमें उसे वह शिकारी दिखने भी लगता है क्योंकि उस पर भी लाल रंग लग गया था। लेकिन बावजूद इसके भी यह उसे पकड़ नहीं पाता, जिसके लिए उसे काफी गुस्सा आता है क्योंकि आज इसके पास अच्छा मौका भी था। इसके बाद जैक उस लड़की के पास गया जिसके पीछे वो शिकारी भाग रहा था और इसके गर्दन पर भी वैसे ही निशान थे जैसे उसे पिछली बॉडी के निशान थे। खैर अब जैक उस लड़की को उठाकर यहाँ से ले जाने लगा तो वही दूसरी तरफ शेरीफ उसे तीर को लेकर एक खास आदमी के पास आई जो कि इस बारे में काफी माहिर है। वो इसे बताता है कि यह एटलस नाम का एरो है जो कि प्राचीन वक्त में जंग के लिए काम आता था, लेकिन इस वक्त इसे बैन कर दिया है क्योंकि इससे किसी की भी जान जा सकती है। लेकिन हाँ, एक शख्स है जो कि इसे अभी भी बनाता है और सब लोग उसे सैम कहते हैं। यह सुनकर एलिजाबेथ को अपना भाई याद आता है क्योंकि जिस फैक्ट्री में वह पकड़ा गया था उस फैक्ट्री को सैम कंट्रोल करता है और जवान लड़कों से सारे गलत काम वहाँ पर वही कराता है। इसलिए एलिजाबेथ अपने भाई के पास आती है, लेकिन वह उसे यहाँ कहीं नहीं मिलता। लेकिन पेटी नाम की एक लड़की उसे बता देती है कि वह इस वक्त कहाँ मिलेगा। एलिजाबेथ वहाँ जाती है तो उसे इसका भाई वहाँ भी नहीं मिलता, लेकिन इसे वो जरूरी सामान मिल जाता है जिससे वह एटलस नाम का तीर बनाया गया था। इतने में ही इस घर में कोई आ जाता है जो कि इसी का साथी था, जो कि इसे बताता है कि एक और लड़की की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की गई है और यह वही लड़की थी जो कि अभी जंगल में जैक के साथ थी। वही दूसरी तरफ जैक उस लड़की को उठाते हुए अब काफी थक गया था, इसलिए जैक ने उसे एक जगह पर रख दिया। लेकिन इतने में ही वही लड़की जैक पर हमला कर देती है, यह समझते हुए कि कहीं यही वह शिकारी तो नहीं है। लेकिन जैक उसे समझाता है कि मेरी बहन रुक जा, मैं वो नहीं हूँ जो तुझे मारना चाहता है, तुम मेरे साथ सेफ हो। हालांकि वो मानने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन जैक उसे यकीन दिला ही देता है। जिसके बाद यह दोनों वहीं बंकर में छिप गए जो कि जैक ने ही यहाँ बनाया था ताकि वह शिकारियों को पकड़ सके। लेकिन फिलहाल तो वो खुद ही इसमें छिपा पड़ा है। यहाँ पर जैव उस लड़की से उसका नाम और वो यहाँ कैसे आई पता करता है, लेकिन वो लड़की इस बात का कोई जवाब नहीं जानती थी कि आखिर वो यहाँ तक कैसे आई, क्योंकि उसके गले की वोकल कॉर्ड को ही काट दिया गया है और यह ऐसा उससे शिकार ही नहीं किया था ताकि लड़की चीख चिल्ला ना सके और वह इसका आसानी से शिकार कर ले। अब क्योंकि पहली वाली लड़की के साथ भी ऐसा ही हुआ था, क्योंकि वह अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर काफी भागी थी, लेकिन आखिर में मारी गई। लेकिन अब जैक ऐसा होने नहीं देगा, तो इसने इशारों में उसे समझाया कि अब तुम मेरे साथ सेफ हो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अब लड़की को भी उस पर भरोसा हो गया था, इसीलिए वह जमीन पर अपना नाम लिखकर बताती है कि इसका नाम मॉली है। खैर अब सुबह वो जाती है और जैक मॉली को लेकर यहाँ से निकलने लगा। वहीं दूसरी तरफ एलिजाबेथ को कुछ लीड मिलती है जो कि उसे कुछ खास पसंद नहीं आई। दरअसल आखिरी बार मॉली को एक ग्रुप के साथ देखा गया था, लेकिन अब एलिजाबेथ को शक जैक पर भी होने लगा था, क्योंकि आखिरी बार उसने कुछ हंटर्स के हथियार छीनकर अपने पास रख लिए थे और ऐसा भी हो सकता है कि अपनी बेटी की मौत के बाद वह ऐसा बना हो। तो जैक जब अपने घर पहुंचता है तो इसे यहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है, लेकिन इससे पहले यह कुछ समझ पाता इस पर हमला हो गया। यानी कि जैक का शक एकदम सही था, जिसने उस पर हमला किया था वो वही शिकारी था जो कि अपने एरो से उस पर हमला किया करता था। लेकिन जैक भी लड़ाई में कुछ कम नहीं था, लेकिन जैक काफी थका हुआ और कमजोर था, इसलिए वो ज्यादा देर उसे रोक नहीं सका और शिकारी उस पर हावी हो गया और मॉली की पीठ में तीर घुसाकर उसे मार देता है। और जैक यह देखकर बुरी तरह से टूट गया, क्योंकि वो उसकी जान नहीं बचा पाया। और इसी बीच यहाँ पर एलिजाबेथ पहुँच जाती है। यहाँ पहुंचकर उसने मॉली की लाश देखी और यहीं पर जैक था जिसके हाथ में बंदूक थी और ऐसा लग रहा था जैसे मॉली ने ही इसकी जान ली, इसे मारा हो। लेकिन असली कहानी में
ट्विस्ट अब आया क्योंकि इसके पीछे वही शिकारी खड़ा था और वह शिकारी एलिजाबेथ को देखकर अपने हाथों की उंगलियां चटकाता है और यहाँ पर वह समझ जाती है कि यह शिकारी कोई और नहीं बल्कि उसका ही छोटा भाई ब्रूक है, जिसे कि हर बार बचा लेती है। लेकिन आज वो क्या करेगी? लेकिन आज भी उसने वही किया जो हर बार करती है। उसने जैक को शूट कर दिया, जिससे ब्रूक को यहाँ से भागने का मौका मिल गया। अब तक जैक भी समझ गया था कि एलिजाबेथ ने अपने भाई को बचाने के लिए यह सब किया है, इसीलिए वह उसके ही रेडियो से एम्बुलेंस बुलाता है ताकि वह मॉली को ले जाए, क्योंकि अभी भी मॉली जिंदा थी। और वह खुद पहुंचा अपनी कार लेकर अपनी एक्स वाइफ के घर, जिसका करंट पति पुलिस में था। और जब उन्होंने जैक की हालत देखी तो हैरान रह गए। वो जैक को हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते थे, इसीलिए कार्ल ने जैक को उसी फैक्ट्री के बाहर खड़ी एक ट्रेलर में लेकर यहीं डॉक्टर को बुला लिया और उसका इलाज करवाना शुरू किया। इस दौरान जैक ने सब कुछ उन्हें बता दिया। अब यह जो भी सब कुछ चल रहा है वह कौन कर रहा है। जैसे ही कार्ल ट्रेलर से बाहर आया, उसने देखा कि ब्रूक अपने दोस्तों के साथ खड़े होकर वहाँ पर बीड़ी फूंक रहा है, इसलिए उसने उसे पकड़ने के लिए दौड़ लगा दी। लेकिन ब्रूक बचकर ट्रेलर में आ गया। वो डॉक्टर के गले पर चाकू लगाकर उसे धमकाने लगा, लेकिन जैक के अंदर अभी भी जान बची हुई थी, इसलिए उसका एक हाथ पकड़कर डॉक्टर को आजाद कर दिया। और ऐसा होते ही फौरन कार्ल ने ब्रूक को अरेस्ट कर लिया। जब एलिजाबेथ को इस बारे में पता लगा तो वह जल्दी से अपने भाई से मिलने को आई ताकि वह इस बार भी कोई जुगाड़ बैठाकर अपने भाई को बचा ले। लेकिन इस बार कार्ल उसकी कोई बात नहीं सुनता। वो कहता है कि तुम्हारे भाई ने कुछ कन्फेस किया है तो हो सकता है अब तुम्हारी जॉब भी चली जाए। यह सुनने के बाद एलिजाबेथ परेशान हो जाती है, जिसके बाद ब्रूक इन्हें एक लोकेशन पर लेकर गया जहां पर कि उसने सैम को कैद करके रखा हुआ था, यानी कि उसी फैक्ट्री का मालिक जिसने ब्रूक पर बहुत ही जुल्म किए थे। और इसी का बदला लेने के लिए ब्रूक ने इसे कैद किया, यानी कि जो असली शिकारी है जो यह सब कर रहा है वह कोई और ही है, जिसने कि एलिजाबेथ को भी बेवकूफ बना दिया। अब यह बात जानने के बाद यह लोग सैम के पास गए और उससे पूछा कि क्या यह तुम एरो जानते हो, क्या यह तुमने बनाई है। लेकिन वह इस बात से इनकार करता है क्योंकि वह अपनी किसी भी एरो पर कोई निशान नहीं छोड़ता और यह किसी और का काम है। यह बात सुनने के बाद यह लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि यह किसी और का ही काम है। अब जैक भी अपना बयान बदल देता है, जिस वजह से एलिजाबेथ के भाई की जान बच जाती है, क्योंकि वह जान गया था कि उसने यह सब नहीं किया है। वो की भी जान बच गई थी। अब इतना सब होने के बाद जैक ने अपनी नई जिंदगी जीने की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि उसे एहसास हो गया कि जिंदगी एक बार ही मिलती है और हमें उसे खुशी से बिताना चाहिए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर असली शिकारी है कौन, उसे कोई पकड़ पाएगा या नहीं, यह सवाल था। खैर, अब इसके बाद जैक ग्रोसरी लेने के लिए दुकान पर जाता है। तभी इसकी नजर उस ट्रक पर पड़ी जिसके ऊपर इसने निशान बनाया था। इसके मन में एक उम्मीद जाग उठी। यह देखकर वह जल्दी से उस ट्रक के पास गया, लेकिन इस ट्रक पर कोई भी निशान नहीं था। यह देखकर यह एक बार फिर से उदास हो गया, इसलिए वो वापस अपनी कार में आ गया। लेकिन इसी दौरान एक ठीक वैसी ही ट्रक उसके पास से गुजरी जिस पर वो निशान था। इस बार जैक पूरी तरह से कंफर्म था और तैयार था कि मौका मिलने पर ही उस ड्राइवर पर हमला कर दे। लेकिन उसमें से एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है। यह देखकर जैक ने उससे पूछा कि क्या तुम्हारा कोई बेटा है। वो कहता है कि नहीं, मैं अकेला ही रहता हूँ और इस ट्रक का मालिक मैं ही हूँ। जैक उसे झूठ बोलता है कि इस ट्रक के मालिक ने एक बार मेरी मदद की थी। यह उसे शुक्रिया कहना चाहता है, जिस पर वो बूढ़ा बताता है कि कभी कभी जो मेरा नेवर है वो इस ट्रक को लेकर जाता है, इसलिए उसके पड़ोसी के घर पर जाता है। लेकिन लॉक लगा था तो इसलिए लॉक तोड़कर ही अंदर घुस गया और घर की चीजों से साफ पता लग गया कि यह जरूर किसी शिकारी का घर है। लेकिन इससे भी खौफनाक चीज यह थी, जब वो बेसमेंट में गया, वहाँ पर कई 100 लड़कियों के मिसिंग पोस्टर चिपके हुए थे और इन फोटो में उसकी मिसिंग बेटी का भी फोटो था। थोड़ी और आगे जाने पर उसे ऑपरेशन थिएटर में एक लड़की लेटी हुई दिखाई देती है जिसके वोकल कॉर्ड निकले हुए थे। और यह देखकर जैक समझ जाता है कि अच्छा तो यह है सारा मामला, क्योंकि जो भी यह सब कर रहा है वह इसी घर का मालिक है। लेकिन तभी अचानक से जैक के ऊपर हमला हो जाता है और यह हमलावर कोई और नहीं बल्कि वही डॉक्टर था जिसे कि कार्ल ने जैक का इलाज करने के लिए बुलाया था और यह इस कहानी का गद्दार है। इसके बाद स्टन पहुंचता है एलिजाबेथ पर, जो कि मॉली से मिलने के लिए आई थी, जिसका इलाज डॉक्टर वम ही कर रहा था। लेकिन इस वक्त वो डॉक्टर यहाँ नहीं था।
लेकिन तभी एलिजाबेथ को उस डॉक्टर और उसकी बेटी की फोटो दिखी और यहाँ पर एक नर्स बताती है कि काफी सालों पहले इनकी बेटी नशे में कुचलकर मारी गई और उनकी बेटी का नाम मेलिसा था, यानी कि एम्बी, यानी कि वही सेम लोगो जो कि उस तीर पर हुआ करता है। यह देखकर एलिजाबेथ को सब समझ आ जाता है और वह जल्दी से उस डॉक्टर के घर पहुँचती है, जहाँ पर डॉक्टर तो नहीं था, लेकिन उसके घर पर रखी चीजों से उसे समझ आ जाता है कि यह सब क्या चल रहा है। इसके बाद वह जैक के घर गई उसे बताने के लिए कि उनकी बेटी का कातिल मिल चुका है, लेकिन जैक तो वहाँ था ही नहीं, बल्कि उसका तो शिकार हो रहा है। और यह चीज एलिजाबेथ उसके घर में लगे मॉनिटर पर देख लेती है। उसके घर में लगी मॉनिटर पर देख लेती है कि क्या सच में जैक का शिकार भी हो सकता है, क्योंकि वह तो बड़ी अच्छे से इस जंगल को जानता है। इसलिए वह जंगल में लगे हर एक ट्रैप को खोल देती है, जिसमें से एक में वो डॉक्टर फंस गया और इससे पहले वह कुछ कर पाता, जैक ने उसे कूटकर उसका हुलिया ही बिगाड़ दिया। लेकिन उसकी जान लेने से पहले वह उससे पूछता है कि आखिर तुमने मेरी बेटी को क्यों मारा। डॉक्टर एक काफी अजीब सा जवाब देता है। वह कहता है कि तुम्हारी बेटी के फादर यानी कि तुम एक शराबी थे और मुझे शराब पीने वालों से सख्त नफरत है, क्योंकि एक शराबी ने ही मेरी बेटी की जान ली थी, इसलिए मैं हर एक शराबी से बदला लेता हूँ। उसकी आवाज सुनकर जैक ने उसे पूरी तरह से मार दिया। लेकिन इतने में यहाँ एलिजाबेथ भी आ गई। वो कहती है कि इसे पुलिस के हवाले कर दो, लेकिन जैक जानता था कि पुलिस घंटा कुछ नहीं उखाड़ेगी इसका और मुझे ही इसे सजा देनी होगी, इसीलिए उसे एक खाई में फेंक कर उसका किस्सा ही खत्म कर देता है। अब एलिजाबेथ भी कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि वह भी जानती थी कि ऐसे लोगों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। अब जैक ने टाउन के हर एक जगह से अपनी बेटी का मिसिंग पोस्टर हटा दिया, क्योंकि इसने उसका फ्यूनरल कर दिया है। उधर एलिजाबेथ भी उस फैक्ट्री को तोड़कर गिरवा देती है, ताकि उसके भाई जैसे और जवान लड़कों की जिंदगियां खराब ना हो। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी इस फिल्म की कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें।